हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एमप्लीट्यूड स्टडीज 2.0 में। और देखिए, आज का जो हम क्लास है हमारी एनर्जी कंजर्वेशन की, इसमें हम अब पहली यूनिट के एंडिंग में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और आखिरी यूनिट से ये पिछला वाला मतलब सेकंड लास्ट आर्टिकल है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश में ऊर्जा परिदृश्य। और इसके बाद जो हमारा आर्टिकल रह जाएगा वो ऊर्जा का जलवायु में परिवर्तन क्या होता है। फिलहाल इस आर्टिकल में हम उत्तर प्रदेश में ऊर्जा परिदृश्य डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने भारत में ऊर्जा परिदृश्य डिस्कस किया था। अब चूंकि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो इसलिए अब हमें उत्तर प्रदेश का एनर्जी सिनेरियो भी देखना है। तो टॉपिक यही है हमारा, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा परिदृश्य, एनर्जी सिनेरियो इन उत्तर प्रदेश। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश में क्या क्या एनर्जी में मतलब अवेलेबिलिटी है, क्या कितनी जनरेट होती है, क्या खपत होती है, क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, कैसे सॉल्व हो सकती हैं, हो भी सकती हैं, सॉल्व नहीं भी हो सकती हैं, क्या होना है, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक थ्योरेटिकल आर्टिकल है और अगर पेपर में आएगा तो उस केस में आपको एक तरह से शॉर्ट नोट टाइप से लिखना पड़ेगा। तो जब आप इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि कई बार बातें होती हैं जो दिमाग में चढ़ जाती हैं और वो फिर याद आ जाती हैं एग्जाम में और फिर आप उसके ऊपर लिख डालते हैं। तो इसलिए ध्यान से देखिए इस आर्टिकल को। और साथ ही साथ जो डेटा है इसके अंदर की इतना परसेंट या इतना परसेंट ऊर्जा में योगदान किसका है, क्या है, वो सारे आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन अगर जीके में हो गया या आपका जनरल अवेयरनेस में कहीं पूछ दिया जाए या फिर आपका ऑनलाइन ही पेपर होने लगे तो उस केस में वो आपके काम आएंगे। तो हर तरह से आपको ये चीज़ देखनी है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश नियमित रूप से बिजली संकट का अनुभव करता रहा है क्योंकि बिजली की मांग अक्सर आपूर्ति से अधिक हो जाती है। पिछले 20 वर्षों में बिजली की कमी 10-15% के दायरे में बनी हुई है। मतलब जितनी मांग है और जितनी सप्लाई हो पा रही है उसमें 10 से 15% का फर्क है। और जब अगर फर्क है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कटौती होनी ही होनी है। जबकि पीक डिमांड की अवधि में यह उच्च स्तर पर भी पहुंच जाती है। पीक डिमांड का टाइम जब होता है, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे भयंकर गर्मी पड़ रही हो या इस तरह की चीज़ होती है, तो वो उस समय ये जो मांग है मतलब या जो डिफरेंस है 10-15% वो बढ़ भी जाता है। 2013 में राज्य की मांग और बिजली की आपूर्ति के बीच 43% तक का अंतर था। तो ये देखिए 2013 में कितना ज़्यादा अंतर हो गया था ये जाकर के। अब जो भी वजहें हो सकती हैं वो खैर अलग बात होती है। यह स्थिति बार बार उत्तर प्रदेश सरकार को भारत के अन्य राज्यों से उच्च कीमतों में बिजली खरीदने के लिए मजबूर करती है। देखिए, ये चीज़, बिजली एक ऐसी चीज़ होती है जितने में खरीदी जाती है उससे कम में ये लोगों को दी जाती है। मतलब कुछ ये सरकारी योजनाएं ऐसी होती हैं जिसमें कि सब्सिडी दी जाती है। तो सब्सिडी देने की वजह से जो है वो उच्च मूल्यों पर खरीदनी पड़ती है दूसरे राज्यों से और फिर उसके बाद जो है अपने यहाँ सस्ते में देनी पड़ती है। उदाहरण के लिए 2011 में यूपी सरकार ने राज्य में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय पूल से 17 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी। अब आप ये ध्यान दीजिए, 17 रुपये पर यूनिट तो कभी भी रेट रहा ही नहीं, 7-8 रुपये तो आजकल रेट है। यह अवस्था नियमित रूप से राज्य विद्युत बोर्ड को बहुत अधिक वित्तीय नुकसान पहुंचाता है क्योंकि उसको महंगे में खरीदना पड़ता है और फिर उसके बाद सस्ते में देना पड़ता है, जो कि आंशिक रूप से यूपी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जो शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे सामाजिक विकास के क्षेत्रों में राज्य के व्यय को बाधित करता है। जाहिर सी बात है, जब आपका पैसा बजट का जो है वो इसमें बिजली खरीदने में निकल जाएगा तो शिक्षा, स्वास्थ्य और इस तरह के चीज़ों में जो कटौती कहीं ना कहीं से तो होगी ना, तो इन चीज़ों में फिर पैसा कटौती करके और फिर वो बिजली खरीदने में वेस्ट हो जाता है। तो ये सामाजिक विकास में भी एक तरह से ये बाधा बनता है। 1999 में यूपी सरकार ने यूपी के बिजली क्षेत्र में सुधार करके बिजली की कमी और राज्य बिजली बोर्ड SEB, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, की खराब वित्तीय स्थिति की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। क्या प्रयास किया? बिजली क्षेत्र का पुनर्गठन और इसे निजीकरण किया गया। अब निजीकरण करने से क्या फायदे नुकसान है वो उस डिटेल भी अलग है चीज़, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल देखेंगे यहाँ पे फैक्ट्स क्या हैं। तदनुसार SEB को 3 स्वतंत्र सहयोगों में विभाजित किया गया, 3 पार्ट में मतलब डिवाइड कर दिया। यूपी
पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यूपीपीसीएल। आप ध्यान दीजिएगा, आपके यहाँ जो बिजली का बिल आता है वो भी इसी की तरफ से आता है, जो मैसेजेस आते हैं वो भी इसी की तरफ से आते होंगे आपके मोबाइल में। यूपी राज्य विद्युत उत्पादन नियम, यूपीआरवीयूएनएल, और यूपी जल विद्युत निगम, यूपीजेवीएनएल, जिसका कार्य क्रमशः ट्रांसमिशन और वितरण। देखिए इसका यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यूपीपीसीएल, इसका काम जो है वो ट्रांसमिशन करना बिजली को और वितरण करना है। ट्रांसमिशन मतलब ले जाना इधर से उधर, और वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। फिर उसके बाद ये जो दूसरा है यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम, इसका थर्मल निर्माण एवं उत्पादन और हाइड्रो जनरेशन, और ये इसका जल विद्युत निगम का काम जो है हाइड्रो जनरेशन था। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया, और 3 पार्ट, तीनों के क्या क्या काम है वो अलग अलग है। ये आपके समझ लीजिए एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन बन गए कि क्या क्या इनके फुल फॉर्म है और उसके बाद क्या क्या इनके काम है। तो 3 और 3 6 क्वेश्चन एक तरह से बन गए। तो इसलिए आप इस चैप्टर की इनके जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को समझें कि कौन सी चीज़ हमारे पास किस किस तरह से पूछी जा सकती है, और वो जनरल नॉलेज में भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये पूरा एक तरह से आप इसको ढंग से अगर एनर्जी कंजर्वेशन को पढ़ लेंगे तो ये आपके पता नहीं कहाँ कहाँ पे काम आएगा, आप सोच भी नहीं सकते इस चीज़ को। एक अन्य वितरण कंपनी कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी केईएससीओ का गठन यूपीपीसीएल की 100% सहायक कंपनी के रूप में भी किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, केईएससीओ ये एक और अलग कंपनी है, कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी। अब किन परिस्थितियों में क्यों ये करी गई वो एक अलग मैटर है। अब ये है, हालांकि 1900 समथिंग में बने, ये देखिए यहाँ पे छूट गया है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ध्यान रखिएगा, मैं अक्सर बताता रहता हूँ। जो चीज़ें यहाँ पे छूट जाएंगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में, क्योंकि वो डिस्कशन का पार्ट हो जाती हैं, थोड़ा सा कभी कभी नोट्स बनाने में भी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो इनको करेक्शन जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वो आपको वहाँ में मिल जाएंगे। में बने यूपी इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट में कई कमियां थी जो कि आज तक बनी हुई हैं। इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट की कई कमियां यूपी पावर सेक्टर की समस्याओं का एक बड़ा कारण है, उन्हीं वजह से प्रॉब्लम्स आज भी बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश ऊर्जा नियामक आयोग की विशाल शक्तियों को खत्म कर उसको दक्षता और ऊर्जा का संरक्षण का बढ़ावा देने के जवाबदेह बनाने के बजाय अधिनियम ने एसईबी की वित्तीय समस्याओं के मुख्य कारणों जैसे बिजली की खरीद, उच्च लागत, इनको भी जो है वो संबोधित नहीं किया। मतलब इन प्रॉब्लम्स पे उसने कोई खास ध्यान नहीं दिया। इन चीज़ों को अगर वो करता तो इससे इसकी वित्तीय समस्याएं जो है वो सुलझ जाती। तो ये तो खैर बिजली के बारे में क्या प्रॉब्लम्स थी और क्या सुधार करने की कोशिश करी गई, क्या क्या पार्ट से, वो सारे देख लिए। अब हम देखते हैं ऊर्जा क्षमता क्या है उत्तर प्रदेश की। तो वर्ष 2013 की बात करें अगर हम, तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र में स्थापित उत्पादन क्षमता देखें कितनी कितनी थी। तो डिफरेंट जो है वो उस सेक्शन में कितनी उत्पादन क्षमता है, देखिए मार्च 2013 का डेटा है ये मेगावाट में। तो थर्मल अगर पावर की बात करें अगर हम, कोयला से बनाई गई बिजली, गैस से बनाई गई, तो वो एक तरह से राज्य में इतनी बनी गई, निजी क्षेत्र में इतनी, केंद्रीय क्षेत्र से इतनी, और कुल इतनी। गैस से जो है वो राज्य और निजी क्षेत्र में कुछ भी नहीं बनाई गई, केंद्र से इतनी मिली, कुल इतनी हो गई टोटल। फिर कुल थर्मल से कितनी मिली, तो वो ये डेटा है, ये देख लीजिएगा। इसमें नाभिकीय ऊर्जा राज्य में कुछ नहीं बनती है, केंद्र से के सेक्टर से बनी कुछ, और वही टोटल हमारे पास रही। इसके बाद हाइड्रो की बात करें तो हाइड्रो से राज्य में इतनी बनी, केंद्र से इतनी, केंद्रीय क्षेत्र से, और टोटल इतनी हो गई जाकर के। रिन्यूएबल एनर्जी देखिए बहुत कम है, 25 मेगावाट ही है केवल, और निजी क्षेत्र में इतनी है, और टोटल मिला के इतनी हो गई। और ग्रैंड टोटल अगर हम इनका कर दें तो राज्य का, निजी क्षेत्र का, केंद्रीय क्षेत्र का कुल मिला के ये हो गया। तो 2013 का जो डेटा है वो इस तरह से आपका कि ये एनर्जी का कितना प्रोडक्शन क्या है किस तरह से, और उत्पादन क्षमता ये थी हमारी। अब बात करते हैं ऊर्जा की खपत। ध्यान रखिए एनर्जी सिनेरियो में पूरा सब आएगा, एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो सकती है, कितनी हो रही है वास्तव में, कितनी खपत हो रही है, किस किस सेक्टर में क्या खपत हो रही है। तो देखिए बिक्री के लिए उपलब्ध कुल ऊर्जा मिलियन यूनिट्स में, तो ये कितनी कितनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो साल 2010-11 का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। कुल ऊर्जा उपलब्ध है ये इतनी, टोटल एनर्जी अवेलेबल जो है वो 65,599 मिलियन यूनिट्स है। पारेषण हानि,
पारेषण ट्रांसमिशन लॉस क्या होता है कि कुछ एनर्जी जो है वो एक, जैसे ये एक प्लेस ए है, यहाँ से बिजली भेजनी है बी तक, तो इसके लिए आपको यहाँ पर लाइव और न्यूट्रल ये तार लगाने पड़ते हैं ना, तो कुछ एनर्जी जो है इन तारों में खर्च हो जाती है, उसे ही पारेषण हानि कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है फिजिक्स में, जब आप लोगों को मैंने पढ़ाया होगा सुपर कंडक्टर, तो सुपर कंडक्टिविटी में ये बताया जाता है कि अगर सुपर कंडक्टर्स अवेलेबल हो जाएं तो उस केस में ये पारेषण हानि जो है वो जीरो हो जाएगी। और अगर इसको जीरो कर देंगे तो यही जो कमी बनी हुई है जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि आपूर्ति और मांग के बीच में जो है वो डिफरेंस है, वो डिफरेंस अपने आप पूरा हो जाएगा। तो ये इतनी बिजली जो है वो बेकार में खर्च करनी पड़ती है ताकि वो इधर उधर पहुंचाया जा सके। तो इसलिए पारेषण हानि आप समझ गए होंगे, ट्रांसमिशन लॉस क्या होते हैं। तो 65,599 में 20,344 तो पारेषण हानि हो गई, तो बिक्री के लिए उपलब्ध कुल ऊर्जा जो है 45,255 बची। तो परसेंटेज जो लॉस है 31%, इसी को मैं कहता हूं 30 से 40% लॉस जो है वो आपका ले जाने में होता है। मतलब आप इस तरह से समझ लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में मान लिया सपोज दूध भरा है और नीचे एक छेद है, उसमें टपक रहा है उससे दूध लगातार। अब आपने 10 लीटर दूध भरा और लेकर चले किसी घर में देने के लिए, वहां पहुंचते पहुंचते 9 लीटर रह गया वो, तो इसका मतलब 1 लीटर का नुकसान आपका रोज होगा जब भी आप उस घर में दूध देने जाओगे। तो यही आपका एक तरह से ट्रांसमिशन लॉस है, क्योंकि करंट जब दौड़ता है इलेक्ट्रिक वायर्स में तो हमेशा हीट लॉस होते हैं, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इस फॉर्मूले के हिसाब से, या फिर V स्क्वायर अपॉन आर टी, या जो भी ये फॉर्मूला आपने पढ़े हैं वो चीज़ें, वो यहाँ पे डिस्कस करने का ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपका प्रीवियस नॉलेज है जो आपका इस आर्टिकल को और अच्छी तरह से समझने में काम आएगा। अब इसके बाद एक डेटा और दिया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 2009-10 में यूपी में प्रति व्यक्ति औसत ऊर्जा की खपत जो है वो 387 थी, जबकि देश की प्रति व्यक्ति खपत जो है केजी या किलोवाट ये होना चाहिए, देश की मैं फिर डिस्क्रिप्शन में इसको सही से लिख दूंगा, जबकि देश की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत जो है 2008 में 734 किलोवाट थी। तो इस तरह से जो है वो ये डिफरेंस देखिए कितना कितना जो है वो आया है यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेक्टर द्वारा बिजली की खपत। तो कौन कौन से सेक्टर में कितनी कितनी खर्च होती है बिजली, ये भी ध्यान रखिए आपने कि 2010-11 का डेटा अवेलेबल है। औद्योगिक सेक्टर में जो है वो ये आपका 10,558 इतना ये जो है वो ये यूनिट जो लिखी है मिलियन यूनिट्स लिखी हुई है। उसके बाद कृषि क्षेत्र में जो है वो कितनी मिलियन यूनिट्स, 7,891। घरेलू क्षेत्र में जो है 16,230 और वाणिज्यिक क्षेत्र में जो है वो 3,072, इतने मिलियन यूनिट्स जो है इसमें खर्च हुई हैं। और ये बीच में ये ब्रैकेट में परसेंटेज दिए हैं 24.50, यानी कि लगभग 24%, ये लगभग 18%, लगभग 37%। तो देखिए इसमें साफ पता लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे ज़्यादा खर्च हो रही है, तो डोमेस्टिक उसमें ज़्यादा खर्च हो रही है, फिर उद्योगों में और फिर उसके बाद कृषि में। तो जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है इस वजह से, और वाणिज्यिक में देखिए कितनी खर्च हो रही है। अब बात आती है ऊर्जा की आपूर्ति, एनर्जी सप्लाई क्या क्या है यूपी में। मांग और आपूर्ति मिलियन यूनिट्स में और परसेंटेज में जो आंकड़े हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। क्या जैसे यहाँ पे मान लिया सपोज करिए साल 2012-13 का आंकड़ा अवेलेबल है, ऊर्जा की आवश्यकता कितनी थी, तो 83,938, उपलब्धता केवल 70,058 मिलियन यूनिट्स ये थी। तो यानी कि सपोज करिए अधिशेष कितना, मतलब कमी कितनी थी, तो 13,880, और परसेंटेज में देखें तो 16.5%। तो यानी कि जितनी आवश्यकता है और जितनी उपलब्धता है उसके बीच में मिलियन यूनिट्स में बात करें तो 13,880 यूनिट की कमी थी, और परसेंटेज वाइज देखें तो 16.5% का डिफरेंस था आपूर्ति और जो मांग है उसके बीच में।
इसके बाद अगर हम बात करें शिखर मांग और शिखर आपूर्ति, मतलब कब सबसे ज्यादा रही, वो तो ऊपर वाला तो एवरेज हो गया, सबसे ज्यादा पीक पे कब रहा, पीक डिमांड एंड पीक सप्लाई कब रही, तो ये 2012-13 का आंकड़ा अवेलेबल है। इसमें आप देखिए पीक डिमांड जो है वो आपकी 13,940, पीक आपूर्ति 12,048। इसमें भी डिफरेंस देखें तो ये आपका कितना 1,892, यानी कि 13.6 माइनस के इसलिए है क्योंकि कमी है, इसलिए माइनस के हैं, ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके आए हैं। तो इस तरह से ये आपका जो है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। आप जो है वो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो उस केस में आप वहाँ से डाउनलोड करके और आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं, जहाँ जहाँ पे आपको कहीं पर भी अगर छूटी हुई चीज़ें कुछ मिलती हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में हम बाद में अवेलेबल करा देंगे, क्योंकि वीडियो में इस समय उसको बाद में एडिट करना संभव नहीं होता है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो करेक्शंस मिल जाएंगे। तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लिया करिए कि कहाँ पर क्या इसमें बताया गया है, वो अमेंडमेंट्स और कर लीजिए, आपके पूरे परफेक्ट नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो इस वीडियो में फिर बस इतना ही। अगर कोई स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, ताकि ये इस तरह की क्लासेस और साथ ही साथ लेटेस्ट न्यूज़ उसको मिलती रहें। मैं बता दूं कि केमिकल के फाइनल ईयर में भी एनर्जी कंजर्वेशन है, तो अगर आपके जान पहचान में कोई केमिकल फाइनल का स्टूडेंट है तो उसको भी ये वीडियोस अवेलेबल करा सकते हैं आप, उसको भी फॉरवर्ड कर दीजिए वीडियोस, ताकि वो भी एनर्जी कंजर्वेशन की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।